नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। सीबीएसई 2025 की 12वीं व 10वीं का रिजल्ट हो गया है घोषित। 12वीं की परीक्षा में आरपीएम एकेडमी के उत्कर्ष मौर्य ने प्रथम, मोहम्मद अरम अंसारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पिलर्स की छात्रा सजल त्रिपाठी और हाई स्कूल की परीक्षा में पिलर्स की छात्रा यशिता उज्जवल और सेठ एमआर जयपुरिया गीरा कैंपस के अर्पित अग्रवाल ने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वर्तमान परिवेश में गैर स्कूली शिक्षा का वैकल्पिक रूप समाज में तेजी से हो रहा है प्रचलित। कई शिक्षावेदों और विद्यालयों के संचालकों तथा गोरखपुर स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एफिडेविट के साथ साझा किए अपने विचार। शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी की दस्तक के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने प्राणी उद्यान को अनिश्चित काल के लिए कर दिया बंद। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में 33 मामलों का हुआ त्वरित निस्तारण। और अब गतिविधियां विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2025 की 12वीं व 10वीं का रिजल्ट घोषित हो गया। गोरखपुर में सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में आरपीएम एकेडमी के उत्कर्ष मौर्य ने 98% अंक पाकर प्रथम और मोहम्मद अरम अंसारी ने 97.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पिलर्स की छात्रा सजल त्रिपाठी ने 95% अंक प्राप्त किया। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ गुरुजनों को दिया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और परिश्रम से हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। 97.2। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सबके अच्छे आएँ और सब तैयारी की थी आपने? तैयारी तो यही स्कूल रोज़ आना और पहले के पेपर लगाना और यही सब तैयारी। बाकी स्कूल के टीचर्स, किसका श्रेय जाता है इससे? स्कूल के टीचर्स का श्रेय जाता है और उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। स्कूल रोज़ आना ज़रूरी है और यहाँ आरपीएम में बहुत मैथ्स बीपी सर पढ़ाते हैं हमारे, बहुत बढ़िया। वो उनका योगदान मैथ्स में बहुत बढ़िया था। 97%। 12th बोर्ड्स पीसीएम। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी की थी आपने? क्या मैंने बस सेल्फ स्टडी करा था और बस उसी से मेरा अच्छा नंबर आ गया। अभी बताया कि आप हाई स्कूल में भी 97 लाए? हाँ, हाई स्कूल में भी मेरा 97 था और जेई मेंस में 99। तो क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करते हैं अपने बारे में? मैं बस ये कहूँगा, ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए और किसी को दिखाने के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए, खुद से बैठ के पढ़ना चाहिए। मैंने 95.4% स्कोर किया है। अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। सॉरी, किस तरह से तैयारी की थी आपने? जो भी वीक सब्जेक्ट्स थे उस पर मैंने बहुत फोकस किया था और प्रैक्टिस की वजह से ही इतना आ पाया। और ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और फैमिली और टीचर्स के जो भी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद हैं उनकी वजह से स्कोर करते हैं। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा में पिलर्स पब्लिक स्कूल की छात्रा यशिता राय ने 98.4% और उज्जवल प्रताप सिंह ने 98.2% अंक प्राप्त कर स्कूल में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सेठ एमआर जयपुरिया गीरा कैंपस के छात्र अर्पित अग्रवाल ने 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान परिवेश में गैर स्कूली शिक्षा का वैकल्पिक रूप समाज में बहुत तेजी से प्रचलित हुआ है। स्कूली शिक्षा का यह एक वैकल्पिक रूप है जो पारंपरिक कक्षा में शिक्षा प्रदान करने के बजाय स्वनिर्देशित शिक्षा व अन्य तरीकों का उपयोग करता है। इनमें होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग और अन्य गैर पारंपरिक शैक्षिक तरीकों को शामिल किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एफिडेविट टीम ने शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लोगों से इस विषय पर अपने विचार जानना चाहा, तो बहुत सारी परतें खुलती नजर आईं। सेठ एमआर जयपुरिया गोरखपुर के प्रबंधक ने कहा, देखिए, नॉन स्कूलिंग जो है कोचिंग पहले भी होती थी और लोग पढ़ते भी थे कोचिंग से, बट अब जो है कोचिंग का सिस्टम बदल गया है। अब कोचिंग जो है वो लोगों ने प्रोफेशनल बना लिया। उसमें बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करने लगे हैं कि उनको क्लास ना करनी पड़े और सीधे वो कोचिंग में पढ़ें या फिर यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्लास अगर बच्चे रेगुलर करेंगे तो उनकी बेस मजबूत होगी। जो स्कूलिंग है वो मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें बेस और बेसिक की पढ़ाई होती है।
कोचिंग में बेस और बेसिक नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो बच्चों का बेस नहीं क्लियर होगा तो फ्यूचर में कोई भी कोर्स वो करेंगे उसमें उनके अंदर वो परफेक्टनेस कभी नहीं आएगी। तो नॉन स्कूलिंग जो है वो बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि सीबीएसई भी इस पर बहुत सख्त है, प्रशासन भी सख्त है और हमारी एसोसिएशन भी इस पर बहुत कड़े कड़े कदम उठा रही है। और ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को अगर उनको नीट की एग्ज़ाम दिलानी है, इंजीनियरिंग दिलानी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट स्कूल वो बच्चों का ना मिस कराएं। इसके बाद शाम के वक्त अगर वो चाहते हैं तो बच्चे अपना कंपटीशन की तैयारी करें और कहीं भी कोचिंग में अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी करें। स्कूल में फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे बच्चे पढ़ें और हमारा रिजल्ट अच्छा हो और बच्चे पढ़ करके कुछ बन जाएंगे जिससे हम लोग का भी नाम होगा, ऐसा नहीं है। बट पेरेंट्स को ये समझ में आ गया है कि स्कूल छोड़ दिया जाए और सीधे बच्चों को कोचिंग में जो है दाखिला करा दिया जाए, जिस वजह से बच्चों का बेसिक खत्म हो जा रहा है और बच्चों का स्कूल में इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है। और जब वो स्कूल नहीं करेंगे तो उनका एक्सपोजर नहीं होगा, जो उनकी पढ़ाई एक्चुअल में होनी चाहिए, जो एक बेस होता है वो बेस से मिस कर जा रहा है। विशेष रूप से कोविड के बाद जो स्थितियां निकल कर के आई जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन को एक मान्यता मिली, तो कुछ तो उस ऑनलाइन एजुकेशन को आधार बना करके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नॉन स्कूलिंग जैसा एक शब्द दिया गया जिसमें बच्चे कोचिंग संस्थानों में जा कर के पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। इससे उन बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो एकेडमिक्स है वो शिक्षा रूपी समुद्र में एक बहुत छोटी सी बूंद है। आपके लिए पढ़ाई सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं है, पढ़ाई उससे बहुत ऊपर जीवन जीने की एक कला है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, आपका पर्सनालिटी कैसी हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक रूप से समाज में रहने के लिए चीज़ें सीखनी होती हैं, ये सब विद्यालय सिखाने का काम करता है। 2025 में 21 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठे थे और पूरे देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट जो एमबीबीएस की हैं वो केवल 1,17,18,000 सीटें हैं। इस हिसाब से यदि आप आंकड़ा निकालेंगे तो सफलता का प्रतिशत 0.0 में निकल करके आएगा। ठीक यही स्थिति आईआईटी की भी है। बिना जाने हुए बच्चे आईआईटी क्रैक करने का मन लेकर के, इरादा लेकर के, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का इरादा लेकर के वो ऐसे कोचिंग संस्थानों में जाते हैं जो उन्हें झूठा आश्वासन देते हैं। इसके साथ ही आपके इस चैनल के माध्यम से हम उन सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमारे इस मुहिम का भरपूर समर्थन किया है। हमारे आपस की बैठक में ये लगा है या सबके तरफ से ये आया है कि हर स्कूल में बच्चे वापस से फिर स्कूलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि अगर आपको सफल होना है तो कोचिंग ही ज़रूरी है, वो भ्रांतियां अब लोगों से टूट रही हैं। और निश्चित रूप से गोरखपुर के साथ साथ ही पूर्वांचल के और भी स्कूल एसोसिएशन, देवरिया के आसपास जिलों के, वो सब लोग भी एक्टिव हैं। और हम ये निश्चित मान के चल रहे हैं कि इस पूर्वांचल के क्षेत्र को दूसरा जो कोटा के रूप में लोग देख रहे थे वो नहीं अब होने पाएगा। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू जैसे गंभीर बीमारी की दस्तक के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने प्राणी उद्यान को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया है। विगत दिनों 24 घंटे के भीतर 2 जानवरों की मौत को लेकर चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से बाघिन शक्ति की बिसरा जांच रिपोर्ट आने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन की नींद खुली और यह कदम उठाया। एफिडेविट संवाददाता ने आज चिड़ियाघर पहुंचे मायूस लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ी। हम पहुंचे हैं शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान और आप इस प्राणी उद्यान में देख सकते हैं गेट पर ताला बंद है, पूरी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी व्यक्ति नहीं है, जो अंदर है वो अंदर ही रह रहा है और जो बाहर है उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वजह यह है कि पिछले दिनों यहाँ पर कुछ जानवरों की मौत हुई थी और उन जानवरों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनमें बर्ड फ्लू जैसे वायरस होने की पुष्टि हुई है और यही वजह है कि चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। और आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, बाकायदा नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है कि H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण चिड़ियाघर अगली सूचना तक बंद रहेगा।
कृपया सहयोग करें। तो ये वजह है कि ये जो प्राणी उद्यान है ये बंद है और अगली सूचना तक ये बंद रहेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और सैनिटाइजेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में अगर निगेटिव निकलता है तब तो इसको खोलने की क्या बात आगे शुरू की जाएगी, अन्यथा इसको बंद रखा ही जाएगा। सैनिटाइजर का कार्य लगातार जारी है। अब यही जो एक एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, लिखा तो है कि बाघिन कोई है, क्या नाम है, डेथ कर गई है, उसी में पॉजिटिव पाया गया, सैंपल टेस्ट गया है। अग्रिम सूचना तक देखिए कब तक खुलेगा, अभी तो कोई नोटिस जारी नहीं किए हैं। मालूम नहीं सर क्यों बंद है। हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग अभी आज हैं आने के लिए परिवार के साथ। हाँ परिवार के साथ हैं। हम लोग महालन पार से आए हुए हैं, बांस गांव के बगल में है महालन पार। आए थे चिड़ियाघर घूमने के लिए, तो यहाँ पे बंद है चिड़ियाघर। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं घूम के जा रहे हैं, पता नहीं कोई जांच चल रहा है क्या जानवरों के बीच में, ऐसा बता रहे हैं कुछ। जी आए थे घूमने ही आए थे, अभी तो बंद है। ऑनलाइन चेक किए हैं तो सोमवार बंदी दिखा रहा था, आज तो ओपन दिखा रहा था। कम से कम ऑनलाइन मेंशन कर देना चाहिए कि आज बंदी। हम लोग नहीं आते, इतना दूर से आए हैं, घूम के जाना पड़ रहा है। यही स्पेशली इसी के लिए, चिड़ियाघर के लिए आए थे। जो लेटर आगे लटका हुआ है और सैनिटाइज होगी, जब क्लियर होगा उसके बाद ही खुलेगा। निश्चित काल के लिए बंद है, जब आदेश होगा तो खुलेगा। कहाँ सैनिटाइजर हो रहा है, क्या वजह क्या? इसमें कुछ वायरस फैला हुआ है, जो उसमें लेटर दिया हुआ है, लेटर है उसमें ना कुछ लिखा हुआ कौन सी वायरस है। क्या आदेश मिला है आप लोगों को? हम लोग आदेश मिला है, खुलेगा नहीं, कोई बाहर से आएगा नहीं, सिर्फ कर्मचारी के अलावा कोई नहीं आएगा काम। ऐसे में जो पशु प्रेमी हैं, जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, उनसे यह विनती है कि एक बार वो जरूर इसकी जानकारी, इसकी पुष्टि करके ही यहाँ पर आए कि चिड़ियाघर खुला है या बंद है। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। गोला थाना क्षेत्र में आज तेज धमाके की आवाज सुनाई देने से वहां के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि 8 से 10 किलोमीटर दूर तक के लोगों ने इसे सुना। इस संबंध में आपदा विशेषज्ञ ने बताया कि वायुसेना द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे अभ्यास, जिसमें स्पीड ऑफ साउंड की गति से अधिक वायुयान की गति अत्यधिक तीव्र होती है, जिससे इस तरह की तेज आवाज उत्पन्न होती है। देखिए, इस संबंध में जब ये सूचना प्राप्त हुई थी तो ग्रुप कमांडर एयरफोर्स से इस पर वार्ता की गई। सर द्वारा ये वायुसेना द्वारा ये अवगत कराया गया कि ये उनका एक नियमित रूप से किया जाने वाला एक अभ्यास है। इस अभ्यास में जो फाइटर प्लेन्स होती हैं उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ से अधिक फाइटर प्लेन की स्पीड होती है। जब फाइटर प्लेन की स्पीड अत्यधिक होती है तो उस दौरान एक सुपरसोनिक बूम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये सुपरसोनिक बूम की आवाज़ थी, जिसमें किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक नियमित रूप से किया जाने वाला एयरफोर्स का अभ्यास है और इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, जो कि प्रभारी अधिकारी आपदा सर हैं, उन्होंने इसका एक खंडन रिपोर्ट भी जारी किया है, जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको हम लोग सर्कुलेट भी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह एक पूर्ण रूप से एक एयरफोर्स द्वारा किया जा रहा एक अभ्यास था और इसमें किसी प्रकार की कोई डरने या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रखंड द्वारा किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में घायलों का उपचार, उन्हें प्राथमिक उपचार आदि विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कोर के डिविजनल वार्डन कोतवाली प्रखंड ने बताया कि समय समय पर नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाता है। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड द्वारा आज राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के छात्रों को हवाई हमले से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में इन्हें बताया गया कि हवाई हमले के समय में जो सायरन के संकेत होते हैं, सायरन जब 3 मिनट तक ऊंची नीची आवाज में बजेगा तो इसका यह संकेत है कि हवाई हमला होने वाला है। हवाई हमला होने के समय शेल्टर या बंकर में जाने के लिए इस सब तरीकों के उपायों को बताया गया। यहाँ पर हवाई हमले का जो प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया, उसके दौरान यह भी बताया कि अगर कोई यहाँ घायल हो जाता है, बम्बार्डिंग हो जाती है, तो उसको किस प्रकार रेस्क्यू करेंगे। 4 हैंड सीट, 3 हैंड सीट एंड ये स्ट्रेचर के माध्यम से कंधे पर जो नागरिक सुरक्षा उपाय हैं, उन विधियों को बताया गया कि उन विधियों से आप घायलों का यहाँ से रेस्क्यू करेंगे, उन्हें एम्बुलेंस तक पहुँचाएंगे, फिर उनका हॉस्पिटल्स में उपचार होगा। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में आज 100 मामले प्रस्तुत हुए, जिसमें से 33 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का निस्तारण
इस दिवस पर प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की व्यवस्था है। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को समूह दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से जुड़े हुए सभी प्रकरण नगर निगम के अधिकारी के द्वारा सुने जाते हैं। आज इसी क्रम में समूह दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हमारे विभागाध्यक्ष, अपर नगर आयुक्त सब प्रस्तुत हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अधिगमन से संबंधित शिकायतें, टैक्स से संबंधित शिकायतें और सड़क निर्माण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसका समाधान कराने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया। मई माह में लगातार पड़ रही प्रचंड गर्मी और उमस से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। गर्म हवाओं के थपेड़ों और लू के कारण राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। लोग सड़कों पर अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर निकल रहे हैं। एफिडेविट संवाददाता ने जब कुछ राहगीरों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी परेशानियों की बाबत बताया कि उम्मीद से ज्यादा पड़ रही गर्मी ने सभी पर असर डाला है। सुबह हम लोग को निकलना पड़ता है 5 बजे और ट्रेन हम लोग की आती है 8:30 बजे। दूर से हम आते हैं चूंकि, और ट्रेन में भी इतनी मचमच है, सब कोई जानता ही है कितनी मचमच लगी रहती है। तो वहां से भी निकलो नहा धो के और उसके बाद ट्रेन में बैठो, उसमें भी गर्मी, और ट्रेन से फिर वहां से रिक्शा पकड़ो, रिक्शे में भी गर्मी, कॉलेज में आओ, कॉलेज वाली भी फैसिलिटी उतनी नहीं है, उसमें भी गर्मी, अब निकलो भी गर्मी, केवल गर्मी ही गर्मी। गर्मी बहुत है, बाहर निकलने पे पूरी टेम्परेचर हाई है, डार्क टर्न पड़ जा रहा है हैंड पे, और बहुत गर्मी हो रही है ई रिक्शा में, और कहीं भी बाहर निकलो गर्मी गर्मी, प्यास लग रही है बहुत ज्यादा। परेशानी तो अलग अलग तरीके की होगी। आप अगर कुछ खा भी लेते हैं तो आपका तबीयत खराब हो जाता है। गर्मी से आप बहुत तरीके से परेशान है। कहीं आ जा रहे हैं तो आपका कपड़ा खराब हो जाता है, पसीना हो जाता है, वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, और उतनी बढ़िया व्यवस्था भी नहीं है। ट्रेन हो गया या चाहे बस हो गया, हर मतलब खिड़कियां कहीं टूटी तो आप बच ही नहीं पाते धूप से। और आप इतना गर्मी से लोग परेशान है कि कहीं निकलना भी नहीं चाहते, लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं, लोग कहीं जा नहीं पाते। बचाव क्या, अब यही है कि आप अपना काम दोपहर में ना करके शाम को करें, थोड़ा देरी करना पड़ेगा कुछ बचाव के लिए तो। हाँ, और गमछा तो लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो गमछा जरूरी है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।